में कुक्कुट खड़े, अलग अलग है बांग, फूट फ्लू रुक जाएगा इनकी तोड़ो टांग। पग पग बैठे वहां मिलते गधे अनेक, संसद धोबी घाट सी गूंज रही है रेंक। खूब कही सरकार ने उन्नति युक्ति अजीब, मिटे गरीबी ना मिटे पर मिट जाए गरीब। जीवेम बजट शतम, करिए जाप अटूट, जाने कब इस लठ से जाए खोपड़ी टूट। किया हंस का निष्क्रमण, आज भोगिए पाप, और उल्लू कोए शेष हैं, किसे चुनेंगे आप। नमस्कार। अच्युतम केशवम नाम के एक लेखक की रचना अनायास ही इंटरनेट पे मिल गई तो सुना दी। पार्लियामेंट के चुनाव चल रहे हैं और चुनावों के बीच आज चर्चा करेंगे कि क्या चल रहा है, कौन पहुंचने वाला है और कौन ठहरने वाला है, ये तो जनता करेगी, लेकिन चर्चा करना बनता है। तो पार्लियामेंट कार्यक्रम में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं और आप हमें जिस तरीके से लगातार प्यार दे रहे हैं इस प्रोग्राम में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार बात कर रहे हैं राजनीतिक शुचिता की, लेकिन लगता है कि नेताओं में वो जो खांचा है या वो जो खाना है शुचिता वाला, वो अब शायद बचा है या कम बचा है, या हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों ने सिलेबस से हटा दिया है। कि बयानबाजियां जिस तरीके से, आप ये देखिए कि राजस्थान से बाहर की बात करें तो हिमाचल की मंडी सीट पे जिस तरीके से कंगना रनौत को टिकट दिया गया और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत का जो बयान आया, मंडी में क्या भाव चल रहा है, कंगना रनौत का एक फोटो डालते हुए, तो पराकाष्ठा है जिस तरीके से महिलाओं को टारगेट किया जाता है। राजस्थान में भी महिला प्रत्याशी कई जगह टारगेट पे हैं, जिसमें नागौर सीट से ज्योति मिर्धा का नाम लेना समीचीन बनता है। तो जाति के आधार पे, गरीबी के आधार पे, भी गरीबी मिटे ना मिटे, गरीब जरूर मिट जाए। आज बलवान पूनिया का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था चूरू में, जो कि कभी कांग्रेस ही के खिलाफ भाजपा में खड़े थे, अब चूंकि उनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का गठबंधन हो चुका है, वो INDI इंडी गठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं। कम्युनिस्ट जो है वो लंबे समय तक देश का विपक्ष रहे हैं, यानी कि पहली दोनों संसद, उसके बाद में थोड़ा सा करपात्री जी वाली स्वतंत्र पार्टी थोड़े समय के लिए हुई, फिर कम्युनिस्ट घुसे। कम्युनिस्ट लंबे समय तक देश के विपक्ष में रहे हैं। 77 में फिर जनता पार्टी का राज आने के बाद समाजवादी पक्ष या विपक्ष में रहते हैं लंबे समय तक, और कम्युनिस्टों का जो दौर है वो खत्म होता है। बंगाल में शासन रहा लंबे समय तक, केरल में अभी भी खासा नजर आता है। तो जहां भूख और विचार दोनों हैं, चेतना है, वहां यह जो पार्टियां हैं जिस तरीके की वामपंथी दल है वो जगह पाते हैं। बलवान पूनिया ने कहा कि भाई करोड़ों लोगों की गरीबी दूर करने का दावा PM कर रहे हैं, और देवेंद्र झाझड़िया जो कि भाजपा के प्रत्याशी है चूरू में, वो कह रहे हैं मैं गरीब हूं। तो देवेंद्र झाझड़िया की गरीबी दूर क्यों नहीं हुई? तो डायलॉग्स लोग मान रहे हैं कि एंटरटेनमेंट में कमी नहीं रहनी चाहिए। जिस तरीके के नेताओं की बात करें तो हम क्या चुन रहे हैं, क्या वाकई में हम लीडर चुन रहे हैं कि नेताओं को लगता है बात समझ में आनी चाहिए, रील बन जानी चाहिए, वायरल हो जानी चाहिए। अकेले बलवान पूनिया की बात करें तो थोड़ा सा अलग लगेगा। संतोष अहलावत की बात करनी चाहिए, जिन्होंने नकारा है कि वीडियो एडिटेड है, लेकिन पब्लिक सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या। आपने गीत सुना होगा कि आप अगर मोदी को वोट नहीं देंगे तो फिर आप हमारे समर्थक कार्यकर्ता नहीं हैं, तो फिर ये होगा वो होगा। मतलब जो भाषा है, अपन अगर चलें, कोटा एक बड़ी सीट है, तो कोटा में क्या कह रहे हैं ओम बिरला के भाई प्रहलाद गुंजल के लिए कि आप टूटी हुई साइकिल लेके आते थे बिना कैरियर वाली, और आप अब जो है कविताएं सुनाने के लिए आते थे, अब आप बोल रहे हैं आपके साथ अन्याय हुआ, ये हुआ वो। वैसे बिना कैरियर वाली साइकिल का भी एक किस्सा है कि एक पत्रकार ने साइकिल खरीदी और उस साइकिल में कैरियर नहीं लगा हुआ था, तो वो दुकान पे गए और बोले इसमें कैरियर लगा दो। दुकानदार ने कैरियर लगा दिया और स्टैंड हटा दिया। तो बोले ये क्या बात हुई, साइकिल खड़ी कैसे होगी? तो बोले एक अच्छा पत्रकार या अच्छा विचारक या निष्पक्ष रहने वाला व्यक्ति या तो कैरियर ले सकता है या स्टैंड ले सकता है।
या तो आप अपने स्टैंड पे कायम रहिए, या आप करियर की चिंता करते हुए जैसी हवा या धारा बह रही है उस अनुसार चलते रहिए। तो लोकतंत्र में भी ऐसा ही है, करियर और स्टैंड वाला मामला अटक रहा है। बिना करियर की साइकिल प्रहलाद गुंजलवाली का जिक्र कर बैठे हैं ओम बिरला के भाई। ओम बिरला को उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से प्रेजेंट किया है वहां पे कि वो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, किस तरीके से सभी को साथ लेके चलते हैं, उनका स्पीच रहा। लेकिन बात वहीं अटक गई कि आप किसी व्यक्ति के वर्तमान या भूत, जिसकी व्यक्तिगत बात, मसलन कि देवेंद्र झाझड़िया गरीब हैं तो इनकी गरीबी क्यों नहीं दूर की गई। मतलब ये सवाल है कि भाई रील बन जाए, वायरल हो जाए, इतना पर्याप्त है। अगर आपको चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो बलवान पूनिया भी नहीं लड़ रहे हैं और चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ओम बिरला के भाई, तो यह एक देखने वाली बात बनती है कि किस तरह के डायलॉग्स आ रहे हैं। डायलॉग्स में आप ये देखिए कि कई जगह तो प्रत्याशी भी, जोधपुर के प्रत्याशी जो है करण सिंह उचियारडा, वो भी गोविंद सिंह डोटासरा से शायद ट्रेनिंग ली है। हालांकि है तो वो सचिन पायलट के खेमे के। सचिन पायलट को मैं जब सुनता हूं तो सचिन पायलट जरूर, अगर वो अंग्रेजी में बात करें या हिंदी में, वो मुद्दों पे फोकस रखते हैं और उनकी भाषा में कभी भी वो एक विचलन वाली स्थिति नजर नहीं आती। मैं लंबे समय तक अशोक गहलोत का फैन रहा हूं, अशोक गहलोत, लेकिन जब सरकार जाने की स्थिति में थी तो भाषाई मर्यादा अशोक गहलोत ने भी खो दी, जिसमें नकारा, निकम्मा, गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल अशोक गहलोत जैसे व्यक्ति ने किया, जो कि राजनीतिक उत्कर्ष के शिखर पे थे उस वक्त, और अब कोशिशों में जुटे हैं कि किसी तरीके से उनके बेटे वैभव गहलोत देश की संसद में पहुंचे। तो अशोक गहलोत ने पिछले साल भी प्रयास किया था। मैं जैसा बताता रहता हूं कि कांग्रेस ने इस बार 25 लोकसभा सीटों पे लगभग सभी जगह प्रत्याशी बदल दिए हैं, लगभग सभी जगह, और हर नया प्रत्याशी दिया। पिछली बार जो चुनाव लड़े थे उसमें से मुझे सिर्फ एक उदाहरण याद आ रहा है कि जिन्होंने पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा था और इस बार उन्हें टिकट दिया गया है। तो बात करें अपन, देखें तो नजर आते हैं वैभव गहलोत जो जोधपुर में लड़े थे, अब उनको जालोर भेजा गया। जोधपुर जहां कांग्रेस 8 में से 7 सीटें हारी हुई है विधानसभा की, केवल वो सीट इसलिए जीती है कि वहां अशोक गहलोत खुद लड़ते हैं सरदारपुरा में। और अब अशोक गहलोत वहां गए हैं, यानी कि जालोर सिरोही जहां SC ST वोट बैंक है, जहां एक कांग्रेस माइंडसेट का वोट बैंक रहा है। लेकिन जालोर सिरोही में अब बाहरी वाला मुद्दा बड़ा तरीके से फ्लोट कर रहा है, वहां बीजेपी ने इसको तरीके से लिया है। अमित शाह की आज जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी आलिया, मालिया, जमालिया जैसे शब्द थे जिन पे चर्चा करनी चाहिए, कि वही एरे गेरे नत्थु गेरे कहा जा सकता है, तमाम चीजें हैं, लेकिन शब्द जो है, शब्द बड़े चोट करते हैं। शब्द जो है वो ब्रह्म कहा जाता है, भ्रम नहीं ब्रह्म। तो अब, लेकिन अब जो नेता उपयोग कर रहे हैं वो ऐसे भ्रमित करने वाले शब्द उपयोग करते हैं कि बाद में जवाब नहीं देना पड़े कि भाई आप नियमानुसार करेंगे, प्रयास करेंगे। आप वैभव गहलोत का भी ये है कि साहब उन्होंने प्रयास नहीं किया, हम प्रयास करेंगे। जैसे कारगिल वार के वक्त ऐसा कहते हैं, जब इंटेलिजेंस की बैठक हुई तो ये कहा गया कि घुसपैठ क्यों हुई, उस पर एक बड़ी कमेटी बनी और उस कमेटी ने रिपोर्ट दी, तो उसमें कहा गया कि घुसपैठ इसलिए, उस महीनों तक करोड़ों का बजट खर्च हुआ बताया, फिर बाद में रिपोर्ट दी घुसपैठ इसलिए हुई कि निगरानी नहीं थी, और सुझाव दिए गए कि घुसपैठ रोकने के लिए क्या करें, तो सुझाव था कि निगरानी रखी जाए। तो यही चीज है कि प्रयास उन्होंने नहीं किए, हम करेंगे। क्या प्रयास होंगे और उन प्रयासों के लिए रिसोर्सेज क्या है देश में, रिसोर्सेज के बारे में नेता बात नहीं करते। मसलन कि चुनाव आयोग ने कह रखा है कि आप मैनिफेस्टो को CA वेरीफाइड कीजिए, कि अगर आप ये कह रहे हैं साहब सोने चांदी का महल बना देंगे, चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो देश के पास रिसोर्सेज है या नहीं। मुझे याद है किताब में पढ़ रहा था जिसमें देश के ख्यातनाम वामपंथी नेता बंगाल के पूर्व CM ज्योति बसु जब फिदेल कास्त्रो से मिले, तो फिदेल कास्त्रो ने कहा कि उनको लगा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार प्रसार और उसके भविष्य को लेकर बात करेंगे, लेकिन फिदेल कास्त्रो ने देश की खनिज और देश की लिक्विड प्रॉपर्टी जो है उस पर बात की कि क्या है और आगे का आपका विजन क्या है। तो हमारे यहाँ बेसिकली नजर आता है कि चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो कि 2-5% हिस्सा है, चुनाव हमारे यहाँ पे 95% से भी ज्यादा नजर आता है। हमें हमारा राष्ट्रीय खेल नजर आता है, उसमें ये जो डायलॉग आते हैं, साहब इनको वोट नहीं दिया तो फिर ठीक नहीं है। सरकार
केंद्र की राज्य की दोनों एक हो, निकायों में वही हो, पंचायत राज में भी वही हो, सभी, कांग्रेस हो तो कांग्रेस चाहती है, भाजपा हो तो भाजपा चाहती है, वामपंथी भी यही चाहते हैं, सारे यही, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म यह है कि हम बने। तो और बीजेपी जो नारा दे रही है 25 वाला, उसमें यह है कि भाई कांग्रेस को सल्टाने वाला जो है कि विपक्ष तो चाहिए नहीं, कोई और नहीं चाहिए, तो हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ये तमाम चीजें तो गौर करना चाहिए। ऐसे प्रत्याशी बिल्कुल चुनने चाहिए जो लगता है कि ये हमारी बात हमारे अंदाज में हमारे लिए कहा कहेगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो या किसी पार्टी से नहीं हो। ऐसे लोगों पे बात करनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। तो जो शुरुआत में हमने अच्युतम केशवम नाम के लेखक की जो कविता पढ़ी, उस कविता में यह था कि संसद में अब उल्लू और इसी तरीके के लोग जो हैं वो, खैर यह तो अतिरंजना हो जाएगी और अतिशोक्ति भी नजर आती है, लेकिन अच्छी संसद जो है वो अच्छी कार्रवाई चले। मसलन गोविंद सिंह डोटासरा ने ओम बिरला को लेकर टारगेट यह किया कि इन्होंने 150 लोगों का निलंबन कर दिया, तो तय प्रक्रिया के तहत हुआ होगा, लेकिन चुनाव में सब जो है भाषाएं चलती है, इधर उधर से आना जाना भी चलता है, आया राम गया राम, चुनाव में ये सब माफी है। अब बीच चुनाव या बाद में ज्वाइनिंग वगैरह होती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद यह जो माहौल चलता है रूठे हुए फूफा जी को मनाने का और फूफा जी का बारात छोड़ के दूसरी वाली में बैठ जाने वाला, यह पार्टियों से इतर है, भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है, और बाकायदा ज्वाइनिंग कमेटियां बना के उसके प्रभारी बनाए हुए हैं। तो जो 6 महीने का निलंबन है वो 4-5 महीने ही नहीं चलता। अब आप विचार कीजिए कि देश में अगर एक चुनाव हो गया, एक देश एक चुनाव हो गया, तो ये तो कई लोगों का तो बिजनेस खराब हो जाएगा, कई लोगों की तो लाइफ खराब हो जाएगी कि भाई धंधा क्या करेंगे। कई लोग बेचारे ऐसे करते हैं कि यहाँ चुनाव में 6 महीने दौड़ते हैं, सर्वे से लेके लॉबिंग से लेके, खुद नहीं लड़ते, लेकिन उन बेचारों की रोजी रोटी उसी में चलती है। फिर वहां खत्म होते ही लोकसभा वाले में जुटते हैं, उसको खत्म होता ही वो पंचायत राज निकायों वाले में चुनते हैं, तो साल 1.5 साल तो ऐसे निकल जाता है। उसके बाद किसी न किसी उनसे जुड़े हुए किसी राज्य में चुनाव आ जाता है कि ये नेताजी है, उनकी जाति के या उनके प्रभाव वाले वोट हिमाचल में है या गुजरात में है पड़ोस में, तो उनकी दुकान 5-6 महीने वहां चल जाती है, फिर कहीं और हो, तो 5 साल जो बेचारे बेरोजगारी बढ़ेगी नेताओं में, खास करके अगर एक देश एक चुनाव हुआ। ये बात वैसे प्रहसन में मजाक में है, लेकिन लगता है कि अगर एक देश एक चुनाव हुआ तो बड़ा खर्चा बचने की जो बात कर रही है रामनाथ कोविंद कमेटी ने जो किया है। कई लोग तो इसी माहौल में इसी तरीके से मूड बनाए हुए हैं कि साहब इस बार नहीं मिला कोई बात नहीं, अगली बार परिसीमन हो रहा है और उसमें तो अपना नंबर लगना ही है। लोकसभा में सीटें 850 हो जाएगी, इधर जो है विधानसभा में भी राजस्थान में 250 से 300 हो जाएगी। कैसे होगी ये समझ में नहीं आ रहा मेरे, कि क्या जनगणना ही आधार होगा? तो दक्षिणी राज्यों का जो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि जनगणना उत्तर के अंदर ज्यादा बढ़ती है, लोगों में लिटरेसी का अभाव है, लिहाजा यहाँ जनगणना खूब बढ़ाए जा रहे हैं दक्षिण पे, तो फिर दक्षिण की तो राजनीति खत्म हो जाएगी। ये तमाम चीजें हैं। तो पार्लियामेंट में सीधे तौर पे बात करनी बनती है कि प्रत्याशी जो हैं उसकी योग्यता, और उसकी योग्यता क्या ये है, पढ़ाई लिखाई छोड़िए, कि उसकी योग्यता क्या ये है कि वो वह बात कर सकेगा आपके लिए, वो क्या आपके इलाके को समझता है, आपकी भाषा आपकी बोली, और उसके समझने से भी फर्क नहीं पड़ता क्या आप उस तक पहुंच जाओगे बिना सिक्योरिटी ब्रीच किए। मैंने एक वीडियो देखा था वैभव गहलोत के, वहां पे मीडिया वालों से धक्का मुक्की हो गई, तो कैसे आम आदमी का मामला बैठेगा। यह तमाम जगह है, नेता चुनावों के दौरान नजदीक आते हैं, आप उन्हें छू सकते हैं, आप खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं, सेलिब्रिटी नेताओं के खास करके। चुनाव के बाद में वही प्रोटोकॉल होता है, धक्के देने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तमाम चीजें हैं। लोकतंत्र में राजस्थान में 25 सीटों को लेकर बात चल रही है सीधे तौर पे कि 25 की 25 बीजेपी का कहना है जीतेंगे, कांग्रेस कह रहे हैं हम 25 नहीं जीतने देंगे। कांग्रेस भी बड़ी असमंजस में है, वो कांग्रेस ये दावा नहीं कर रही कि हम 25 जीतेंगे। तो यह जो माहौल बन गया है, इसके चलते इस बार चुनाव बड़ा रोचक हो रहा है। खास करके कुछ नेताओं का पहले विरोध शुरू हुआ, जिनमें सबसे पहले विरोध शुरू हुआ, एक तो नाम सीपी जोशी था, दूसरा गजेंद्र सिंह शेखावत था, तीसरी पीपी चौधरी का भी विरोध शुरू हुआ कि इनको इस बार प्रत्याशी नहीं बनाना है। लेकिन इसके बावजूद
पहले, क्योंकि विरोध आप या एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी ज्यादा समय तक बनाए नहीं रह सकते। ऐसे में नेताओं को मौका मिला, इन्होंने अपना काम भुना लिया। अब जिनका अब या बाद में विरोध शुरू होगा, उन लोगों के लिए उस चीज को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो डेमोक्रेटिक पैटर्न में कई सारी चीजें, मसलन कि राजस्थान में देखें तो पुरानी हिस्ट्री रही है, बागी और बगावत, ज्यादा लोकसभा में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां फर्क पड़ेगा। मसलन कि चूरू का चुनाव बिल्कुल कांग्रेस से बीजेपी से कांग्रेस में जाके राहुल कस्वां ने बिल्कुल अलग ही टक्कर का दे रखा है। वहां सामंतवाद का आरोप है, अब तक पहले नहीं था, इस बार है। राहुल कस्वां का टिकट कटने से जिस तरीके से सामंतवाद हावी हुआ, जिस तरीके से निर्मल चौधरी का स्पीच रहा, उन्होंने दारिया एनकाउंटर की बात की, तमाम चीजें, इन सब का फाइनली क्या रहेगा? क्योंकि यह जो चीजें हैं, ये चुनाव खत्म होने के बाद जनता के जो मन में बैठी रहती है, वो लड़ने की नौबत तक आ जाती है। और ये जो शब्द जिनके ऊपर चर्चा की, चाहे वो अपन ने संतोष अहलावत का जिक्र किया, चाहे ओम बिरला के भाई का जिक्र किया, बलवान पूनिया का जिक्र किया, कांग्रेस, बीजेपी, आप ये देखिए कि रामगढ़ के एमएलए अमित शाह नरेंद्र मोदी पे हमलावर रहे, संयम लोढ़ा हमलावर हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी पे, लेकिन उनके संयम लोढ़ा शब्द बड़े डेमोक्रेटिक और बड़े लेजिस्लेटिव करते हैं यूज, कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स हैं उन सब को वो अवॉइड करते हैं, लेकिन भाषण बड़ा करारा देते हैं। अशोक गहलोत इन दिनों मुंबई हैं, तो वो ज्यादा नहीं बोल रहे, वो सेल्फी और हाथ लगाने वाला मामला है। तो नेताओं का अलग अलग स्तर है और अलग अलग स्तर के हिसाब से ही अपनी राजनीति जो है उसको लेके चल रहे। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में ये जो भाषा उपयोग हो रही है, मायरा भर देंगे, बुआ जी को इस बार ससुराल पहुंचा देंगे, नाथी का बाड़ा पहले शब्द आया था, उसके अलावा ऐसे ऐसे शब्द जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, कि नेताओं के अलग नाम, जैसे गज्जू बना को गोली शब्द कहना, गप्पू बना कहना, ये गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए ऐसे शब्द आते हैं। राहुल देवेंद्र झाझड़िया के लिए उनकी शारीरिक जो उनकी दिव्यांगता है उसको टारगेट करते हुए शब्द, हालांकि सार्वजनिक रूप में तो नहीं आए लेकिन चर्चा में चल रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, इनको आप कैसे आंकते हैं, कैसे दूर हो सकते हैं? सोशल मीडिया पे चीजें बिखरी हुई सी पड़ी हैं। तो अशोक गहलोत को लेके भी कहा जाता है कई बार शब्द जो है, तो यह आपको क्या लगता है कि अभी तक बात नहीं आई है कि राजस्थान में नए जॉब कितने सृजित हो रहे हैं? कांग्रेस क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी? कांग्रेस ने ये कहा 30 लाख जॉब हम देंगे सरकार केंद्र में आए तो, लेकिन अगर मान लीजिए वो केंद्र में आते हैं तो राजस्थान में कितने मिलेंगे? तो 25 का टारगेट क्या गोविंद सिंह डोटासरा और इन्होंने मिलकर तय किया है कि भाई 35 राज्यों में से 30 राज्य जो भी केंद्र शासित प्रदेश और हमारे हैं, उनमें से राजस्थान के से ये 2 लाख जॉब आते हैं तो हम तत्काल भरेंगे ही। ये सारी चीजें जो है इन पे गौर करना बनता है। तो पब्लिक को मुद्दे उसके लेवल, और अब जो इंतजार है वो मैनिफेस्टो का है। कांग्रेस कह रही है हम राजस्थान से ही 6 अप्रैल को जारी करेंगे। तो क्या खास बातें रहने वाली हैं, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है उस पर भी बात करें। धन्यवाद।